वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज सी अंकित इल्हा और आज हम लोगों की सीए फाउंडेशन की एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी स्टार्ट हो रही है। इनफैक्ट आई वेलकम यू टू द प्रोफेशन एज वेल बिकॉज आप जब आज पहली बार एक सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं हमारे साथ में, हाँ आपको बता दें चार्टेड अकाउंटेंसी इज़ अ प्रोफेशन जो कि आपको इतनी रिस्पेक्ट, आपके हर एक ड्रीम्स को फुलफिल करने की इतनी पावर रखता है कि कोई दूसरा प्रोफेशन इस तरीके से आपको इज्जत या फिर इतना हम कह सकते हैं इतनी रिस्पेक्ट मार्केट में आपको कभी भी नहीं मिलेगी जितना एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आपको मिलती है। सो दैट इज़ वाई वी से कि चार्टेड अकाउंटेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशन इन दिस एंटायर कंट्री। अब जब आज आप सीए की प्रिपरेशंस को अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि सीए इज़ नॉट एट ऑल अ टफ कोर्स। चार्टेड अकाउंटेंसी इज़ नेवर टफ। देयर इज़ ओनली वन थिंग विच विल नीड थ्रू आउट दिस सीए जर्नी। आपको पूरा सीए जर्नी के दौरान बस एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। यू विल हैव टू इंश्योर कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए पढ़ना है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ना है ऐसा नहीं है, बट हाँ कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आप डेली पढ़ाई करेंगे, डेली कुछ ना कुछ याद करेंगे तो आप इस कोर्स को आसानी से थ्रू आउट इट्स जर्नी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड इसको स्टार्ट करिएगा कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अपना टारगेट, अपना माइंडसेट हमेशा क्लियर रखिएगा। दिस बैच इज़ स्पेसिफिकली फॉर नवंबर 2020 एग्ज़ाम्स। जो भी स्टूडेंट्स नवंबर 20 एग्ज़ाम्स के लिए अपियर कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक बैच है। सो आज हम सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से डिवाइड होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, और फिर इसके बाद आज ही की क्लास में हम लोग एक अपना सब्जेक्ट स्टार्ट भी करेंगे विच विल बी बिजनेस लॉ। सो सबसे पहले हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपके सिलेबस के बारे में। देखिए इन टोटल आपके 4 पेपर्स होते हैं। देयर इज पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, पेपर 3 जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड देन देयर इज पेपर 4 विच इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो ये 4 पेपर्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस में होते हैं। अगर शॉर्टली हम आपको बताएं तो देयर इज अकाउंटिंग, नेक्स्ट जो सेकंड आपका सब्जेक्टिव पेपर था वो बिजनेस लॉ या लॉ एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, थर्ड पेपर था आपका मैथमेटिक्स, उसके साथ में था स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड फोर्थ पेपर है आपका इकोनॉमिक्स और इसके साथ में है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इसमें जो आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर है मतलब प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा वाला जो आपका पेपर था लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये दोनों ही पेपर्स सब्जेक्टिव पैटर्न पर होते हैं। मतलब इनके एग्जाम्स सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का हर एक पेपर होता है, तो फिर टोटल आपका जो एग्ज़ाम होता है इट इज़ ऑफ 400 मार्क्स, जिसमें पासिंग क्राइटेरिया 50% होता है और मिनिमम आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर में 40% सिक्योर करना पड़ता है। सेकंड जो पेपर है आप देख सकते हैं इट इज़ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो इसके 2 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है बिजनेस लॉ जो कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये 60 मार्क्स का सेक्शन होता है, ये प्योरली लॉ बेस्ड आपका पेपर होता है। दूसरा जो आपका पेपर होता है, दूसरा जो इसमें सेक्शन होता है इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर में आप ये सीखते हैं कि कैसे आप ईमेल्स लिख सकते हैं, कैसे आप ऑफिशियल लेटर्स लिख सकते हैं, कैसे आप अगर कोई मीटिंग हो तो उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। अलग अलग बातें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई सिखाई जाती हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक जो आपने शायद ग्रामर में भी पहले पढ़ रखा होगा उन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, रिज्यूम लिखना एंड एट्सेट्रा। थर्ड पेपर होगा आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ साथ में लॉजिकल रीजनिंग भी होगा और स्टैटिस्टिक्स भी होगा। अगर बात करें इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स ओनली 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स भी 30 मार्क्स का है। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर इस तरह से डिवाइडेड है। और जो फोर्थ पेपर है इसमें 2 चीज़ें हैं,
एक है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट विच इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसको हम लोग BCK भी कहते हैं। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर में आप काफ़ी हद तक ये सीखेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग कंपनीज़ हैं, किस तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है, उन कंपनीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप सीखेंगे। तो फिर एक बेसिक नॉलेज होती है अबाउट द कंपनीज, अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ दे आर बीइंग मैनेज्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स काफ़ी हद तक पार्ट वैसा होगा जो कि आपने पहले पढ़ा होगा शायद 11th-12th में, और कुछ चीज़ें इसमें आपको नई भी मिलेंगी। जो पेपर 3 और पेपर 4 है, मतलब मैथमेटिक्स का पेपर और ये इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज का पेपर, ये दोनों ही पेपर्स MCQ बेस पे होते हैं। ठीक है, और पेपर 1 एंड 2 सब्जेक्टिव बेसिस पे होंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का डिवीजन है। अब सिलेबस हर एक पेपर का इंडिविजुअली, हम जब जब कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आपके साथ, या जो भी फैकल्टीज़ आपके साथ में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक वो आपके साथ में डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम आपके साथ में बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले आपसे बिजनेस लॉ वाला पोर्शन एक डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस है। पहले बताइए, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या सिलेबस है? 4 पेपर, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर इज सब्जेक्टिव, थर्ड एंड फोर्थ पेपर इज ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट सेकेंड पेपर अकाउंट्स एंड लॉ, थर्ड फोर्थ पेपर मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आर दीज थिंग्स क्लियर? ये सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, देखिए जस्ट अ मिनट, हाँ एक मीटिंग हम भी और सेटअप कर रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द पोर्शन ऑफ बिजनेस लॉ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द पोर्शन ऑफ बिजनेस लॉ और इसमें जो लॉज हम लोग पढ़ेंगे दे आर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट LLP एक्ट, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एंड हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये 5 एक्ट्स हैं, 5 लॉज हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वी हैव टू स्टडी अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। तो ये प्योरली एक लॉ बेस्ड पेपर होगा जिसमें ये 5 तरह के लॉज हमको पढ़ने होंगे। जैसे आपने कभी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। ठीक है, हम लोग अब इसके बारे में इन डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। इनफैक्ट आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 इसके साथ साथ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विथ इट हम आपको एक बेसिक जानकारी देना चाहते हैं कि व्हाट इज एन एक्ट। एक एक्ट होता क्या है, एक एक्ट होता क्या है, इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, हर एक चीज़ के बारे में हम आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है, ये ओवरव्यू लेने के बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ने के लिए, किसी भी लॉ को पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लॉ की कुछ बेसिक चीज़ों को समझते भी जाएंगे, बिकॉज ये अपना पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग किसी लॉ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टर्म हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं एक्ट। एक एक्ट, तो एक्ट क्या हो गया? एक्ट हो गया एक लॉ। ऐसा लॉ जो किसने बनाया होगा? ऐसा लॉ जो कि फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट होगा। ये किसने बनाया होगा? ये हमारे पार्लियामेंट ने बनाया होगा। ठीक है, ये बताओ क्या हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ही एक तरीके से गवर्नमेंट हो गई? क्या हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब गवर्नमेंट, या फिर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है? कैन वी से कि पार्लियामेंट का मतलब गवर्नमेंट हुआ, या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो? लॉ पार्लियामेंट बनाए गवर्नमेंट बनाए एक ही बात है, या फिर नहीं सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाती है, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ें हो गई?
व्हाट कैन वी से? डिफरेंस है, डिफरेंस है। चलो सुनो ध्यान से, क्या डिफरेंस हो सकता है? सब लोग कह रहे हैं डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हो सकता है? आप ये समझ लो कि पार्लियामेंट के अंदर में राहुल गांधी भी आता है, गवर्नमेंट में नहीं है बट पार्लियामेंट में है, ठीक है? तो यस, वेरी गुड। पार्लियामेंट के अंदर में हर कोई आता है। पार्लियामेंट इंक्लूड्स योर लोकसभा, इट इंक्लूड्स योर राज्यसभा एज वेल एज योर प्रेसिडेंट। तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये सब इसके एक पार्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट तो वो पार्टी हो गई जो कि लोकसभा के अंदर में मेजॉरिटी में है। तो जो लॉ होता है ये किसने बनाया है? लॉ बनाया है हमारे पार्लियामेंट ने। लॉ बनाता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है? तो सबसे पहले इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाता है। किसी भी लॉ को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाता है, और लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देता है तो फिर वो एक एक्ट बन जाता है। जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देता है तो वो एक एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है, ठीक है? तो होता क्या है कि सबसे पहले एक बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, और उस बेसिक ड्राफ्ट को हम लोग कहते हैं, एक बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और उस बेसिक ड्राफ्ट को हम लोग कहते हैं बिल। फिर ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा, फिर ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा, और पार्लियामेंट में जब इसको अप्रूव कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट में जब इसको अप्रूव कर दिया जाएगा तब जाकर के जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देंगे देन इट विल बिकम एन एक्ट। तब जाकर के एक एक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक एक्ट। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया जाता है। इस तरीके से एक एक्ट बनाया जाता है। नाउ सिंस वी आर स्टार्टिंग टुडे विद कंपनीज एक्ट, हम आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहते हैं कि कंपनीज एक्ट दिखता किस तरीके का है। कंपनीज एक्ट दिखता किस तरीके का है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने आपके लिए एक बेयर लॉ उसको कहते हैं जो कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली प्रिंट किया होगा। तो जब भी कोई एक्ट पास होता है तो उसको गवर्नमेंट के गज़ेट के अंदर में प्रिंट किया जाता है। तो वो जो पूरी की पूरी प्रिंट आउट होती है या फिर वो जो पूरा का पूरा लॉ होता है उसे हम लोग कहते हैं बेयर लॉ। तो ये अपना पूरा का पूरा बेयर एक्ट है। इसमें कुछ भी चीज़ें छाट पीट करके या सिंप्लीफाई करके नहीं लिखी गई हैं। ये चीज़ें वैसी हैं जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिश की होंगी, ठीक है? अभी तक अपने चैप्टर पर नहीं आए हैं, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू रीड अ लॉ या फिर हाउ टू इंटरप्रेट अ लॉ, ठीक है? हम कैसे उसके बेसिक्स को समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें ऊपर में यहाँ पर एक एक्ट का नाम लिखा हुआ है विच इज़ द कंपनीज एक्ट 2013। ये हो गई अपने एक्ट का मेन नाम या इसकी हेडिंग। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ डिविजन्स दिखाई देंगे, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से आपको चैप्टर्स दिखाई देंगे। और यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और इसके नीचे है सेक्शन 3। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि एक एक्ट को किस तरीके से बनाया जाता है? एक एक्ट के अंदर में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपकी किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ताकि हर टॉपिक के बारे में अलग अलग डिस्कस किया जा सके। वैसे ही जो हमारा एक्ट भी बनाया जाता है उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ताकि हर एक टॉपिक के बारे में अलग अलग डिस्कस किया जा सके। तो जैसे चैप्टर 1 आपको एक प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन देगा, चैप्टर 2 आपको इनकॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताएगा, इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। फिर इसके बाद होगा चैप्टर 3 जो कि कुछ और चीज़ें आपको बताएगा प्रोस्पेक्टस से जुड़ी हुई। तो इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं। और इन चैप्टर्स के अंदर में क्या है? इन चैप्टर्स के अंदर में है सेक्शंस। अच्छा, इन चैप्टर्स के अंदर में पार्ट्स भी हो सकते हैं बट हर एक जगह नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर में होगा इनके सेक्शंस, ठीक है? ये जो सेक्शंस हैं इनके बगल में आप इनके सेक्शन की भी अपनी हेडिंग देख सकते हैं।
हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से आपके पूरे इंडेक्स की तरह हो गया, ठीक है, जिसके अंदर में चैप्टर है और चैप्टर के अंदर में कौन कौन सा कंटेंट है ये आपको सेक्शन नंबर करके दिया गया है, ठीक है। तो आप यूजुअली जो सुनते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद डेफिनेशंस, सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद डेफिनेशंस, मतलब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर में डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं एक एक्ट के अंदर में सेक्शंस या चैप्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। पहले होते हैं चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के अंदर में होते हैं सेक्शंस या सेक्शन नंबर। टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, अगर आप लोग रोमन नंबर्स पढ़ सकते हैं तो आप लोग बताइए। मैं आपको लास्ट चैप्टर दिखा रहा हूं, आप लोग बताइए टोटल कितने चैप्टर्स हैं। ये लास्ट चैप्टर है जो मिसलेनियस चीज़ों के बारे में बात करता है। बताइए टोटल कितने चैप्टर्स हैं। यस यस, दिस इज 29। इन टोटल देर आर 29 चैप्टर्स, इन टोटल देर आर 29 चैप्टर्स। और कितने सेक्शंस हो गए, सेक्शंस हो गए 470। तो फिर हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर में 29 चैप्टर्स हैं और उन 29 चैप्टर्स के अंदर में 470 सेक्शंस हैं। सर क्या सभी 470 सेक्शन हम लोगों को पढ़ने होंगे? नहीं, आपको 470 सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं। बस हम आपको एक ओवरव्यू के लिए बता रहे हैं कि देखो कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं और उन 29 चैप्टर्स के अंदर में 470 सेक्शंस हैं। और देखो ये लास्ट में क्या है, ये लास्ट में है शेड्यूल्स। और कितने शेड्यूल्स हैं इसके अंदर में? 7 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे लास्ट में कई बार, आप अपनी किताब को अगेन एक इमेजिन करिए, लास्ट में कई बार कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर देनी होती थी, कुछ ग्लॉसरी देनी होती थी या कोई भी एक्स्ट्रा बातें बतानी होती थी तो किताब के लास्ट में दिया जाता था। वैसे ही करके इन शेड्यूल्स के अंदर में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो एक्ट के अंदर में नहीं लिखी जा सकती थी, बीच में नहीं लिखी जा सकती थी, अलग से लिखा गया। आप बताइए, आपने किसी न किसी एक शेड्यूल के बारे में इनमें से पढ़ा है, आपने अपने क्लास 12th के अंदर किसी न किसी एक शेड्यूल के बारे में पढ़ा है। वो कौन सा शेड्यूल है? वो कौन सा शेड्यूल है जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? एनीबडी? वो कौन सा शेड्यूल है जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? हिंट, बैलेंस शीट और पीएल का वही फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट वहीं लिखा हुआ है। बोलो, आप लोग ने पढ़ रखा है? यस, अर्पिता हैज आंसर इट करेक्टली एंड अमन हैज आल्सो आंसर इट करेक्टली। दिस इज शेड्यूल 3। आपने पढ़ा था क्लास 12th में, सुना होगा कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको बताता है कि बैलेंस शीट बनाने का ये तरीका है और पीएल बनाने का ये तरीका है। तो बैलेंस शीट और पीएल बनाने का तरीका कहाँ दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में। डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज किया जाए ये दिया हुआ है शेड्यूल 2 में। इस तरीके से हर एक शेड्यूल में कोई ना कोई बात लिखी हुई होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्ट। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये एक्ट इन्होंने बताना शुरू कर दिया। जैसे ये सेक्शन 1 के बारे में बताया, यहाँ से इन्होंने बताया किसके बारे में? सेक्शन 2 के बारे में। तो देखो यहाँ से अब आपका एक्ट पूरा का पूरा शुरू हो गया। तो टोटल 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स के साथ में ये कंपनीज एक्ट आपका बना है, ठीक है। वंस अगेन 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स के साथ में ये कंपनीज एक्ट बना है स्टार्टिंग विथ सेक्शन 1 अप टू सेक्शन 470। हम आपको सेक्शन 1 के बारे में इनफैक्ट थोड़ा बहुत अभी पढ़ाएंगे भी। यहाँ तक बातें अब क्लियर हैं, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट होगा यू कैन यूज़ द चैट बॉक्स। जैसे ही हम एक टॉपिक के बीच में ब्रेक लेंगे, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। चलो आओ देखते हैं। अगेन नॉट गिवन इन द मेन टॉपिक, नॉट गिवन इन द मेन बुक, बट अभी फ़िलहाल अगेन एक ओवरव्यू के लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग इसके सेक्शन 1 को एक बार पढ़ के समझें आखिर होता क्या है। जैसे सेक्शन 1 का हेडिंग क्या है देखिएगा। चैप्टर का नाम था प्रिलिमिनरी, मतलब कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें बताया गया। देखो सेक्शन 1 की हेडिंग क्या थी? सेक्शन 1 की हेडिंग थी शॉर्ट टाइटल।
जब एक एक्ट बनाया जाता है तो उसका एक शॉर्ट टाइटल भी कई बार होता है, तो इसका भी जो शॉर्ट टाइटल है वो एक्चुअली इसका पूरा नाम ही है। क्या इसका नाम है इस एक्ट का? इस एक्ट का नाम है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट, ये कहाँ से लेके कहाँ तक लागू होगा? जैसे पहले क्या था कि कुछ ऐसे एक्ट्स होते थे जो कि होल ऑफ इंडिया पे लागू होते थे, कुछ ऐसे एक्ट्स होते थे जो कि होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होते थे। बट ऑब्वियसली अब आप जानते हैं कि अब तो सारे एक्ट्स होल ऑफ इंडिया पे भी लागू होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि ये कहाँ तक लागू है, ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा। दिस विल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन मतलब ये कब से अप्लाई होगा, इस एक्ट को कब से अप्लाई किया जाएगा। तो देखो ये कंपनीज एक्ट तो 2013 में ला दिया गया, बट क्या इसको 2013 में पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया? अचानक से एक नया लॉ ला करके कह दिया गया कि देखो अब आपको यही फॉलो करना है? नहीं, ये लॉ लाया गया और उस दिन से द सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स, मतलब इसके सभी प्रोविजन तब लागू होंगे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, मतलब बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लॉन्च करेगा। आपको कितने सेक्शंस पढ़ने हैं? आपको बहुत ही कम सेक्शंस पढ़ने हैं। आपको अराउंड हम कह सकते हैं अलग अलग डिफरेंट 10 से 12 सेक्शंस पढ़ने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप सी इंटरमीडिएट तक में जाएंगे तो आपको अराउंड 150 सेक्शंस तक पढ़ लेना होगा, ठीक है। और हर एक सेक्शन पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ चिंता मत करिए कि हम आपको पूरे 470 सेक्शन पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ओवरव्यू आपको दे रहे थे। तो ये कैसे आया इन फोर्स? ये आया तब से इन फोर्स जब से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट, एक तरीके से हम कहते हैं कि वो इंडिया की गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर हो गया, उसके अंदर में वो प्रिंट करता है कि आज से या इस डेट से ये एप्लीकेबल होगा, तो उस डेट से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अभी की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 इज फुली एप्लीकेबल, ये हमारे इंडिया के ऊपर में पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं आज के समय में? कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ से हमारा जो प्रोविजन है ये पूरा स्टार्ट हो गया है और हम लोग यहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अब अपने मेन कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं। और अभी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। जो ओवरव्यू हमें आपको देना था वो हमने आपको दे दिया। हमने आपको दे दिया कि चैप्टर होता है, उसके अंडर में सेक्शंस होते हैं। अच्छा, एक और बात हम आपको सिखा दें, ताकि आप इसको थोड़ा रीड करना समझ जाएं। देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है इसे हम लोग कहते हैं सेक्शन। दिस इज सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। बट इस सेक्शन के अंदर में आप देख सकते हैं फिर से पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं सब सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन और इस सेक्शन के अंदर क्या हो गया? सब सेक्शन। तो अगर हमको ये वाला पॉइंट पढ़ना है तो हम कह सकते हैं कि ये सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 है। अगर आपको लगता है सर लॉ में तो ये सब कुछ याद करना रहता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन चीज़ें होती हैं वो अपने आप याद हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के मत घबराइएगा, बस हम लोग रीड करना सीख रहे हैं। तो अगर हमको कहना है इसे कि ये सेक्शन 1 के अंदर का क्या है, दिस इज सब सेक्शन 1, तो दिस इज सेक्शन 1 सब सेक्शन 1, ठीक है। चलो आप लोग ट्राई करना, इससे हम आपको बताते हैं। एक सेक्शन और एक सब सेक्शन आपको दिखाते हैं, आप लोग बताना कि इसे कैसे कहेंगे। जैसे ये है डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस के अंदर में पहली एक डेफिनेशन या चलो 5th डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल्स की। ये जो सेकंड आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर में 5th डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल्स की। बताओ इसको कैसे करके रीड करेंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, एग्जैक्टली दिस विल बी सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। ओके, वेरी गुड।
एक और चीज सीखो। ओके, यस, वेरी गुड। सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, ठीक है। अब देखो और मजेदार चीज बताओ, ये पॉइंट नंबर 4 है, मतलब सेक्शन 4 है, और सेक्शन 4 के अंदर में क्या है? सब सेक्शन 1। ऐसे ही आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर में ही सब सेक्शन 2, द नेम शैल बी स्टेटेड इन मेमोरेंडम। अब ये सब सेक्शन 1 के अंदर में भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब पॉइंट नंबर 1 के अंदर में भी पॉइंट नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो अब इसे हम क्या कहेंगे? सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, क्लॉज डी। तो ये क्या हो गया? क्लॉजेस, ठीक है। और इनफैक्ट इसके भी अंदर में है तो सब क्लॉज। तो इतना कुछ हमको नहीं जाना है डीप में, बट सेक्शन, सेक्शन के अंदर में सब सेक्शन, सब सेक्शन के अंदर में क्लॉजेस, सेक्शन, सब सेक्शन के अंदर में सब सेक्शन, और सब सेक्शन के अंदर में क्या? क्लॉजेस, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक है। तो अब आपको ये रीड करना आ गया होगा, सेक्शन, सब सेक्शन एंड क्लॉज। तो क्या आप बताएंगे क्या आप बताएंगे कि हम लोग इसे कैसे करके रीड कर सकते हैं? इसे हम लोग कैसे करके रीड कर सकते हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज, हाँ ये हमने सी लिखा है, हाँ सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी, ठीक है। चलो ओके, आ गया अपने को रीड करना, वेरी गुड, ठीक है। आओ, ठीक है, चलो वेल डन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद कंपनीज एक्ट 2013। आज की क्लास में हम आपको कंपनी और उसके फीचर्स के बारे में तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम लोग एक लॉ पढ़ रहे हैं, तो एक डिफरेंट चीज़ है जो कि आपको सेक्शन 1 में ही दी हुई थी, हमने आपको उसमें पढ़ाया नहीं। अब हम लोग को वो रीड करना है। हम लोग को रीड करना है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। फिर हम लोग कंपनी का मीनिंग और उसके फीचर्स के ऊपर में आएंगे, जो कि शायद आपको पहले से भी कुछ मालूम होगा, बट जो पढ़ने का अप्रोच होगा वो डिफरेंट होगा। देखिए, हमारे लॉ के पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके पढ़ने का अप्रोच चेंज हो जाता है। बस सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। मोर ओवर, हम आपको जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे, हम कुछ अपने नोट्स को रेफ़र करेंगे, तो आपको कहाँ से क्या टेक्स्ट पढ़ना है वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे, आप उसी तरीके से चीज़ों को रेफ़र करेंगे, ठीक है। हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे हम अगर यहाँ पे नोट्स लिख रहे हैं, तो हम आपके साथ में ये सारे नोट्स शेयर कर लेंगे अलग से, ठीक है। आफ्टर द क्लास, बाय द टाइम ऑफ इवनिंग, आपके साथ में नोट्स शेयर कर लेंगे। सो इसके लिए आप चिंता मत करिएगा कि आपको ये चीज़ें नोट करनी है। आपको कुछ भी नोट अभी नहीं करना है, लेकिन अगर हम कहेंगे आपको नोट करने को, तो आपको फिर नोट करना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो इन जनरल कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा कंपनीज के ऊपर में। कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा कंपनीज के ऊपर में। इतना सा कहने में कोई समय नहीं लगना चाहिए था, ज़्यादा स्पेस नहीं लगनी चाहिए थी। फिर इन लोगों ने इतना इन डेप्थ में क्या कह दिया, यही ना कहना था कि कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसमें इतना कुछ क्या क्या बताया गया है, आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है कि द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू companies incorporated under this act, companies incorporated under this act or under any previous company law। मतलब अगर कोई कंपनी, अगर कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है,
अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है तो क्या उसे कंपनीज एक्ट 2013 नहीं फॉलो करना है? तो ऐसा नहीं है, उसे भी कंपनीज एक्ट 2013 ही फॉलो करना है। तो किसको किसको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना होता है? एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013, मतलब वो साल 2013 या उसके बाद बनी होगी, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब अगर कंपनीज एक्ट 1956 में भी बनी है तो भी अब उसे 2013 वाला ही एक्ट फॉलो करना है। नेक्स्ट, और किसे किसे फॉलो करना है? अगर कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, देखो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जैसे हमने कहा स्टार हेल्थ एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो स्टार हेल्थ लिमिटेड है, मतलब वो एक कंपनी है। अगर हम किसी बैंक का नाम लें तो बैंक तो है, बट बैंक भी किस फॉर्म में है? बैंक भी कंपनी के फॉर्म में है। तो ये जो बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस बिजनेस हो, चाहे वो बैंकिंग बिजनेस हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, ये सभी के सभी एक कंपनी फॉर्म में भी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट कौन सा फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट। बट अब आप ध्यान से समझना दिक्कत कहाँ आई। ये तो कह दिया गया कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई बैंकिंग कंपनी हो, या कोई सी भी कंपनी हो, उसे भी क्या फॉलो करना है? उसे भी फॉलो करना है कंपनीज एक्ट 2013। बट इंश्योरेंस कंपनी का एक अपना स्पेसिफिक एक्ट, एक अपना स्पेसिफिक लॉ भी है। इंश्योरेंस कंपनी का जो अपना स्पेसिफिक लॉ है वो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999। ये दो एक्ट्स हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए स्पेसिफिकली लागू किए गए हैं। तो ध्यान से समझना, अगर हमारा कंपनीज एक्ट कुछ और बात कह रहा है और इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बात कह रहा है, तो हमारे लिए जो ज़्यादा, हम अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है तो हम पहले इंश्योरेंस एक्ट की बात मानेंगे, फिर कंपनीज एक्ट की बात मानेंगे। वापस से, अगर हमारी कंपनीज एक्ट कुछ और बात कह रहा है और हमारा इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बात कह रहा है, तो हम पहले इंश्योरेंस एक्ट की बात मानेंगे क्योंकि वो हमारा स्पेसिफिक कानून है, और उसके बाद हम बात सुनेंगे कंपनीज एक्ट की। आई टेक एन एग्जाम्पल, जैसे बैंकिंग कंपनीज के लिए कहा गया, मान लो अगर UBI है तो UBI लिमिटेड है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो ये बैंक्स भी किस फॉर्म में होते हैं? कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो अगर UBI है और UBI लिमिटेड है तो उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लागू होगा, उनको भी कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है, लेकिन इनका भी अपना स्पेसिफिक एक्ट है, इनका भी अपना स्पेसिफिक लॉ है। इनके लॉ का नाम क्या है? दे आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। तो अगर कंपनीज एक्ट ने भी कुछ कहा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने भी कुछ कहा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कहा कि हम जैसे आपको बैलेंस शीट बनाना बता रहे हैं वैसे बनाओ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का बैलेंस शीट बनाने का अपना ही फॉर्मूला है, अपना ही फॉर्मेट है। ठीक है, उनका अपना 2-3 पन्ने का अलग सा फॉर्मेट है। और कंपनीज एक्ट ने कहा कि शेड्यूल 3 में जैसा बताया वैसा वाला बैलेंस शीट बनाओ। एक बैंकिंग कंपनी है, उससे कहा गया कि देखो हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जैसा बैलेंस शीट बनाने को कहा वैसा बैलेंस शीट बनाओ, और कंपनीज एक्ट ने कहा कि हमने शेड्यूल 3 में जैसा बनाया वैसा बैलेंस शीट बनाओ। तो एक बैंकिंग कंपनी किसकी बात मानेगी? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट की या कंपनीज एक्ट की? बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनाएगी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के हिसाब से? आप बताइए किसके हिसाब से बनाया जाएगा? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के हिसाब से? यस, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के हिसाब से ही हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। हमको कंपनीज एक्ट 2013 से मतलब नहीं होगा, तब अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कुछ और कहा तो वही बातें लिखी हुई हैं कि कंपनीज एक्ट किसके ऊपर लागू? हर एक कंपनी के ऊपर लागू, चाहे वो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में बना हो या इस कंपनी लॉ में। ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, बट वो कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए until unless except where the provisions are inconsistent। मतलब कंपनीज एक्ट इज सेइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम क्या? फ्रॉम इंश्योरेंस एक्ट, तो उस केस में इंश्योरेंस एक्ट को ही फॉलो करेंगे। इफ इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ही फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। अगर कोई कंपनी इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को ही फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट को नहीं करेंगे। और कोई और अदर कंपनी है जो किसी स्पेशल एक्ट में गवर्नड है, तो उसको पहले अपने वाले एक्ट को फॉलो करना है, फिर उसको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी में आपको समझाया गया है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज whether incorporated under this law or whether under any previous company law।
बट इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विथ एनी स्पेसिफिक एक्ट. दैट इज, अगर मान लो बैंकिंग कंपनी है तो इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट, मतलब कुछ अलग नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट या IRDA एक्ट से कुछ अलग नहीं लिखा होना चाहिए. और अगर अलग है तो फिर जो स्पेसिफिक एक्ट में लिखा हुआ है उसी की बात मानेंगे. फिर इन्होंने लास्ट में कह दिया कि अगर आगे जा करके कोई और भी फॉर्म ऑफ बॉडी आती है या कोई और फॉर्म ऑफ एक्ट आता है तो हम उसको पहले फॉलो करेंगे, बाद में फिर कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे. ये इसकी एप्लीकेबिलिटी थी, जिसमें ये ऊपर के ये 4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे. बताइए, क्लियर है सबको? एप्लीकेबिलिटी हम लोगों ने देखा भी था कि ये कहाँ दिया हुआ था. ये दिया हुआ था इन सेक्शन 1. चलो ठीक है. सर, इफ बोथ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट से द सेम थिंग, तो अगर हम दोनों लोग सेम बातें कह रहे हैं तो अगर हम किसी भी एक को फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट हमने दोनों को ही फॉलो कर लिया ना. दिक्कत तो तब आती है जब दोनों अलग अलग बातें कह रहे हो. कंपनीज एक्ट अलग बात कह रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग बात कह रहा है, तो हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना है. अगर दोनों लोग सेम बात कह रहे हैं तो अगर हम किसी एक को फॉलो कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट दोनों को ही फॉलो कर लिया, तो उसमें अंतर ही कहाँ पे आया. ओके चलो ठीक है. सुनिए, कंपनी और इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं. कंपनी की मीनिंग और इसके फीचर्स. हमको मालूम है, आपको कंपनी की याद की हुई एक डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ अ कंपनी. तो अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. तो ये डेफिनेशन आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी है. अब हम लोग को क्या करना है कि इसके हर एक फीचर को अलग से स्टडी करना है, और हर एक फीचर के पीछे का एक इन डेप्थ मतलब समझना है कि इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है. तो एक एक करके चलिए हम लोग हर एक फीचर को समझना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अबाउट सेपरेट लीगल एंटिटी. हम लोग कहते हैं कि अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एक सेपरेट लीगल एंटिटी जब हम लोग कहेंगे तो उसमें कौन सी बातें कहेंगे या क्या कहेंगे. एक कंपनी को किसी लॉ के अंडर में इनकॉर्पोरेट किया जाता है. जैसे अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. इनफैक्ट कोई सी भी बॉडी जो किसी एक स्पेसिफिक एक्ट में इनकॉर्पोरेट की जाती है, इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो सिमिलरली कंपनीज इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी होने से क्या मतलब होता है इसके बारे में समझिए. से फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, चलो 2 लोग हैं, एक है एक्स एक है वाई, और एक्स और वाई ने मिल करके कंपनी शुरू की. प्राइवेट कंपनी शुरू की है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि प्राइवेट कंपनी शुरू करने के लिए 2 ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है. हर एक चीज़ का मतलब आपको बताएंगे, प्राइवेट पब्लिक सारी चीज़ें आगे आएंगी. 2 लोगों ने मिलकर के कंपनी शुरू की है. इसके अंदर में एक्स के पास इसके 99% शेयर्स हैं और वाई के पास मात्र इसका 1% शेयर है, और इन दोनों ने मिलकर के कंपनी शुरू की. ये बताओ, अगर अच्छा, इनकी कंपनी का नाम क्या है? इनकी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड. अगर कोई असेट परचेज किया जा रहा है, मान लो ये लोग एक कंप्यूटर परचेज करके लेके आए, तो ये जो कंप्यूटर के ऊपर में नाम लिखा जाएगा, जब भी एक इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है तो उसके ऊपर नाम लिखा जाता है, तो उसके ऊपर नाम किसका लिखा जाएगा? क्या उसके ऊपर नाम एक्स का लिखा जाएगा, या वाई का लिखा जाएगा, या कंपनी का लिखा जाएगा, या इसके डायरेक्टर्स जो कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं उनका नाम लिखा जाएगा? आखिर किसका नाम लिखा जाएगा इस कंप्यूटर के ऊपर में? नाम सिर्फ और सिर्फ कंपनी का लिखा जाएगा.
आपके लिए आपके लिए प्रोविज़न हो सकता है, आपको लगे कि सर ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको बताएं इन जनरल कई लोग इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं। जैसे आज भी हमको ध्यान है कि एक कंपनी थी, वाराणसी की कंपनी थी, जिसकी ऑडिट के लिए हम गए थे। तो ऑडिटिंग करने के दौरान हमने देखा कि उस कंपनी ने एक मशीनरी परचेज़ की थी, ठीक है। इनफैक्ट कंप्यूटर ही था वो, इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। और उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर में उसके डायरेक्टर और शेयर होल्डर जो थे, उसका जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था उसका नाम लिख रखा था, और वो शेयर होल्डर ही उस कंपनी में डायरेक्टर भी था। तो हमने पूछा कि इसमें इस शेयर होल्डर का नाम क्यों लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अरे सर ये कंपनी इन्हीं की है, ये इन्हीं के पास में अधिकतर इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो ऑलमोस्ट ये कंपनी इन्हीं की, इसीलिए इन्हीं का नाम लिख दिया जाता है। तो दैट वाज रॉन्ग। अगर एक कंपनी है तो हमेशा उस कंपनी का नाम रहेगा उस इनवॉइस के ऊपर में, उसके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स का नाम नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी के पास में एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो अपने नाम पे असेट्स ओन कर सकता है, मतलब वो जब भी असेट्स खरीदेगा तो अपने नाम पे खरीदेगा। वो किसी और के ऊपर अगर केस फाइल कर रहा है तो अपने नाम से करेगा। अगर रिलायंस किसी के ऊपर केस फाइल करता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से फाइल होगा, ना ही कि वो मुकेश अंबानी के नाम से होगा, ठीक है। तो इफ अ कंपनी इज फाइलिंग अ केस, इट इज टू बी डन इन द नेम ऑफ द कंपनी। सिमिलरली अगर आप रिलायंस के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं तो आप रिलायंस का नाम लिखेंगे, उसमें मुकेश अंबानी का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। वो अपने नाम पे एसेट्स को होल्ड कर सकता है, वो एक केस फाइल कर सकता है, उसके खिलाफ उसके नाम पे कोई ना कोई केस फाइल हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज क्लोथ विद अ लीगल पर्सनैलिटी। इट ऑलमोस्ट हैव द सेम राइट एंड पावर्स एज ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की तरह ऑलमोस्ट के पास सेम राइट्स और पावर्स हैं। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, अपना उसका बैंक अकाउंट हो सकता है, अपने नाम पे लोन रेस कर सकता है, इनकर कर सकता है लायबिलिटीज या एंटर कर सकता है इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स अपने खुद के नाम पर, ठीक है। उसके लिए उसमें डायरेक्टर का या जो शेयर होल्डर्स हैं उनका नाम नहीं होना चाहिए। हाँ, कंपनी अपने हाथों से साइन तो कर नहीं सकता क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो क्योंकि वो साइन नहीं कर सकता तो इसलिए उसके बिहाफ पे कौन साइन करता है? बोलो, डायरेक्टर या शेयर होल्डर? किसी कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी तो आकर के साइन नहीं कर सकता ना, तो साइन कौन करेगा उसके बिहाफ पे, डायरेक्टर या शेयर होल्डर? साइन कौन करेगा कंपनी के बिहाफ पर, डायरेक्टर या शेयर होल्डर? डायरेक्टर, यस। तो साइन कौन करेगा कंपनी के बिहाफ पर? डायरेक्टर। एक बेसिक क्लैरिटी है आप लोग के पास में, यस। तो साइन करेगा डायरेक्टर, लेकिन उस पर नाम लिखा होगा कंपनी का। नंबर 2, इट इज एट लॉ अ पर्सन डिफरेंट ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो इनिशियली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब तैयार होता है, ये क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार होता है उसके ऊपर में जो लोग साइन करते हैं दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी और सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलग अलग लोग हैं, दे आर नॉट द सेम पीपल, ठीक है, दे आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। नंबर 3, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लायबिलिटी टू इट। इसका मतलब क्या? एक कंपनी के जो मेंबर्स हैं, फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं चलो अच्छा जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, हालांकि एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि चलो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, समझ लो वो कंपनी के मालिक ही हैं। कंपनी का मालिक कंपनी का शेयर होल्डर होता है। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी कंपनी को लोन दे सकते हैं। मतलब मुकेश अंबानी रिलायंस को लोन दे सकता है, मुकेश अंबानी रिलायंस से लोन ले सकता है, रतन टाटा टाटा एंड सन्स को लोन दे सकता है, रतन टाटा टाटा एंड सन्स से लोन ले सकता है, ठीक है। तो इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट या इनकर लायबिलिटी टू इट। एंड फोर्थ, a company is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name। वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, एंजॉय कर सकता है मतलब यूज़ कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं,
ठीक है। आप कंपनी के कार्ड का इस्तेमाल, मान लो एक कंपनी का बैंक अकाउंट है और कंपनी का एक कोई कार्ड है, कंपनी का अपना डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, कंपनी के उस ऑफिशियल कार्ड का इस्तेमाल आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी का है वो कंपनी के ही नाम से रहेगा और उसको कंपनी के ही यूज़ में लिया जा सकता है। भले ही आपका वो अपनी कंपनी है, आप ही उसके मालिक हैं, बट जो चीज़ें कंपनी की हैं वो सिर्फ उसी की रहेंगी। तो जब भी आप कहेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी, तो आपको बताना होगा कि अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, रेज लोन एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम. It is a law या a person different from the subscribers to memorandum. Even members can contract with the company, acquire right या incur liabilities to it, and a company is capable of owning property या enjoying a property या disposing a property in its own name. ठीक है, हमने आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट को सब पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखा है। इसके पीछे रीज़न क्या है आपको बताएं। जब आपका ये पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो बारी आती है लिखने की, और जब हम लोगों को चीज़ों को अब लिखना होता है तो हमारे पास में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सर याद कैसे करें, क्योंकि जो बुक में पैरा दिया हुआ है वो तो याद हो नहीं रहा है, और याद क्या करना है और कितना लिखना है ये नहीं समझ में आता है। तो हमने पहले से ही चीज़ों को आपको पॉइंट वाइज करके लिख करके दे दिया है। इसको अगर आप इसमें कोई एक आध दो वर्ड नहीं याद कर पाते हैं या फिर आप उसको थोड़ा और आसान भाषा में करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरल अगर आपसे सेपरेट लीगल एंटिटी पूछा जाए और आप इन सभी बातों को मेंशन कर रहे हैं पॉइंट वाइज, तो आपके लिए पूरे मार्क्स रहेंगे। सो इसीलिए हमने आगे भी कोशिश किया है कि जहाँ जहाँ तक हो सके हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट डिवाइड किया है। तो पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर होगा, पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर होगा। तो पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। तो अ कंपनी हैज़ अ कॉन्टिन्यूअस सक्सेशन, कंपनी चलती रहेगी, एक कंपनी चलती रहेगी, चाहे उसके शेयर होल्डर्स आएँ या जाएं, उसके डायरेक्टर्स आएँ या जाएं, एक कंपनी चलती रहेगी। एक कंपनी कभी भी एंड नहीं होती है, तब तक एंड नहीं होती है, तब तक एंड नहीं होती है जब तक उसको स्पेसिफिकली वाइंड अप ना कर दिया जाए। एक कंपनी को बंद करने के जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं वाइंडिंग अप। तो जब तक एक कंपनी को वाइंड अप या बंद ना कर दिया जाए तब तक कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज परपेचुअल सक्सेशन, दिस इज कॉल्ड एज परपेचुअल सक्सेशन। अब इसको समझाने के लिए हम आपसे पहले आपके साथ में केस स्टडी डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, एज इट इज़ जो लिखा हुआ है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ये नोट्स आपके साथ शाम में ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे, ठीक है। डोंट हैव टू वरी एनीथिंग। सुनिए, तो परपेचुअल सक्सेशन के बारे में आप जानते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कि एक कंपनी हमेशा कंटिन्यू करेगी विद डिसरिगार्ड टू द फैक्ट कि उसके मेंबर्स हैं या नहीं। आपके साथ में एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी है और उस कंपनी के 4 शेयर होल्डर्स हैं, उस कंपनी के 4 शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर 1, शेयर होल्डर 2, शेयर होल्डर 3, शेयर होल्डर 4, शेयर होल्डर 1 2 3 4, और इसमें से मान लो यही 2 डायरेक्टर्स भी थे कंपनी के, यही 2 डायरेक्टर्स भी थे कंपनी के। ये सभी चारों लोग ये सभी चारों लोग घूमने जा रहे थे। बस इससे अच्छी ड्राइंग हमसे नहीं बनेगी। ये सभी चारों लोग गाड़ी से घूमने जा रहे थे, अचानक में बीच में खाई आई और ये सब के सब उसी के अंदर में स्वाहा हो गए, ठीक है। अब ये मत समझिएगा सर कितने क्रूर हैं आप और कैसे कह रहे हैं। ये सभी के सभी चारों लोग उसी के अंदर में इनकी डेथ हो गई। अब कंपनी का कोई नहीं बचा है, कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स मर गए, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स मर गए। अब ये बताओ, क्या अभी भी ये कंपनी जिंदा रहेगी या अभी भी इस कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा या इन शेयर होल्डर्स के साथ? अच्छा, अब हो सकता है आप कहें कि सर इस शेयर होल्डर का कोई बच्चा होगा, डायरेक्टर्स या से फॉर एग्जांपल कोई तो होगा नातेदार रिश्तेदार। हम कह रहे हैं कि इनका कोई नातेदार रिश्तेदार कुछ नहीं है, इनके आगे पीछे कोई नहीं था और इन सभी की डेथ हो गई है साथ साथ में, ठीक है।
तो अब ये बताओ क्या अभी भी ये कंपनी रहेगी या अब तो इस कंपनी को खत्म कर देना चाहिए, फिर ये खत्म हो गई? क्या माना जाएगा? सारे शेयर होल्डर्स मर गए, सारे डायरेक्टर्स मर गए, इस कंपनी में कोई जिंदा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि ये कंपनी है भी या नहीं है। कंपनी रहेगी, कंपनी रहेगी। चलो ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ रहा था कि आप लोग ये आंसर कर देंगे। बट ये बताओ ये बताओ, कंपनी चलाने वाला तो अब कोई नहीं है, कंपनी चलाने वाला तो अब कोई नहीं है, तो कंपनी रह करके भी क्या करेगी? कंपनी को तो बंद हो जाना चाहिए। कंपनी रह करके भी क्या करेगी? कंपनी को तो बंद हो जाना चाहिए। तो अब ये कैसे मालूम चलेगा कि सर इस कंपनी में अब कोई बचा ही नहीं है और कंपनी को बंद हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो अब इस कंपनी का क्या किया जाएगा? इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन आखिर कैसे मालूम चलेगा कि इस कंपनी के अंदर में अब कोई बचा ही नहीं? ये मत कहना कि सर अखबार में न्यूज़ आएगी इन लोग के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं है। कैसे मालूम चलेगा? हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, इनको कैसे मालूम चलेगा कि ये कंपनी मर चुकी है, मतलब ये कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स मर चुके हैं, अब ये कंपनी चल नहीं रही है, ये कंपनी बंद हो चुकी है? इनको कैसे करके मालूम चलेगा? तो सुनिए सुनिए, इसका जवाब सुनिए। हर साल कंपनी को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है, या कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फाइल करने पड़ते हैं। किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पास, या हम कह सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो इनके पास में एक डॉक्यूमेंट एवरी ईयर इनको फाइल करना होता है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स देखेगा, इंतज़ार करेगा, देखेगा कि पहले साल हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, कोई खबर नहीं आ रही है कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरे साल भी कोई खबर नहीं आई, तीसरे साल भी खबर नहीं आई। जब कुछ साल तक खबर नहीं आएगी तो जो ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, एक चिट्ठी भेजेगा कंपनी के पास कि भैया क्या चल रहा है तुम्हारी कंपनी में, कुछ चल भी रहा है या नहीं चल रहा है? मेरे पास में कोई रिपोर्ट कुछ आ ही नहीं रही, कितने साल बीत गए। फिर भी जब कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी समझ जाएगा कि अब इस कंपनी को चलाने वाला कोई बचा नहीं है और इस कंपनी को वो बंद कर देगा। कैसे बंद कर देगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, इसका अपना रजिस्टर है और इसके रजिस्टर में सभी कंपनीज का नाम लिखा हुआ है, जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं उसमें से ये इस कंपनी का नाम मिटा देगा, हटा देगा। इस तरीके से ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब इस कंपनी की एग्जिस्टेंस को सिर्फ लॉ के थ्रू फिनिश किया जा सकता है। आप अगर कह दें कि कोई मेंबर है वो मर गया, या सारे डायरेक्टर्स मर गए, या सारे शेयर होल्डर्स मर गए, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अभी हमने आपको ये समझाया कि अगर सारे शेयर होल्डर्स भी मर गए तो भी कंपनी कैसे चालू है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी, तो भी वो एक उसके रजिस्टर में मेंटेन्ड है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर में उसका नाम दिखाई देगा। तो वो तब तक नहीं हटेगा जब तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसका नाम खुद से न हटा दे। और ये कैसे मालूम चलेगा कि सर इसमें कोई जिंदा ही नहीं बचा है? हर साल एक रिपोर्ट जाती है, जब वो रिपोर्ट कुछ साल तक नहीं जाएगी और कोई खबर नहीं आएगी कंपनी की, तो ROC समझ जाएगा कि अब इस कंपनी के अंदर में कोई बचा नहीं, या फिर इस कंपनी को कोई देख नहीं रहा है, तो खुद ही उस कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में से कैंसिल कर देगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में डाई और चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन till it is wound up on the grounds specified by the act. Since a company is an artificial person created by law, law alone cannot bring an end to its life. Therefore हम लोग क्या कह सकते हैं? Law alone can bring an end to its life. Its existence is not affected by the death या insolvency of its members. अगर कोई member insolvent हो जाए, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर, insolvent का मतलब दिवालिया हो गया, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा, इट इज़ अनेबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज़, तो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन में क्या कहना है कि अब मेंबर में कम और गो,
या चेंज, या दे मे डाई बट इट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी. A company is an artificial person created by law, and its existence can be finished only by law. Or thirdly, its existence is not affected by death या insolvency of its members. तो ये बातें आपको कहनी है perpetual succession में. Is this clear? I hope इसमें कोई डाउट नहीं है. ये जो हमने आपको ये गाड़ी वाला एग्जाम्पल बताया, ये इस तरीके से आपकी केस स्टडीज़ आती हैं. तो जब हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, 2-3 क्लासेस अपनी हो जाएंगी, तो हम आपको बताएंगे कि केस स्टडीज़ कैसे आती हैं और उनको लॉ के अंदर में कैसे आंसर किया जाता है. फ़िलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ फीचर्स पढ़ रहे हैं इसके. थर्ड फीचर है कंपनी का, इट हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगेन आप लोग जानते हैं कि एक कंपनी के शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल नहीं होते हैं फॉर पेइंग द लायबिलिटीज ऑफ कंपनी. एक कंपनी के शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल नहीं होते हैं फॉर पेइंग द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. इसका मतलब क्या? से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, इसके पास में असेट्स कितने के बचे? इसके पास में असेट्स बचे हैं 10 लाख रुपए के. इसके पास में कैपिटल था, मतलब जो अपना पैसा लगाया गया था, कैपिटल था इसके पास में 5 लाख रुपए का, और इसके पास में लायबिलिटीज थी 8 लाख रुपए की. 8 लाख रुपए की लायबिलिटीज थी. बताओ ये कंपनी इंसॉल्वेंट है या नहीं है? बताओ ये कंपनी फिलहाल इंसॉल्वेंट है या नहीं है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी लायबिलिटीज को पे करने लायक इसके पास पैसा है. ये कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं है. ये कंपनी इंसॉल्वेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने लायक इसके पास में पैसा है. लायबिलिटीज़ कितनी है इसकी? लायबिलिटीज़ है 8 लाख रुपए की, और उसको पे करने के लिए इसके पास में पैसा है. तो अगर हम कहें कि इसकी लायबिलिटीज़ 15 लाख रुपए की हैं, हाँ सर, अब ये इंसॉल्वेंट कहा जा सकता है. क्यों? क्योंकि इसकी लायबिलिटी ज़्यादा है. तो अगर ये इसको पूरे के पूरे 15 लाख अभी के अभी चुकाने हो, तो इसके पास में इतने असेट्स नहीं है कि ये अपने क्रेडिटर्स, अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके. इसके पास में इतने असेट्स नहीं है कि अपने सभी के सभी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके. तो अब हम कहेंगे कि कंपनी इंसॉल्वेंट होगी. तो जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है. अब एक एक करके हम लोग टर्म्स को समझते हैं. जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, मतलब उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू असेट्स, तो कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है. और कंपनी को लिक्विडेट करने का मतलब कि कंपनी को सेल करना. ठीक है, कंपनी के असेट्स को सेल करना ताकि हम लायबिलिटीज़ को चुका सकें. तो कंपनी को फिर लिक्विडेट किया जा रहा है, मतलब उसके असेट्स को सेल किया जा रहा है. असेट्स को सेल करके हमने लायबिलिटीज़ को चुका तो दिया, फिर भी 5 लाख रुपए अभी भी क्रेडिटर्स के चुकता नहीं हुए हैं. तो इनको अपने पैसे में से, जो इसके शेयर होल्डर्स थे, उनको अपने पैसे में से तो कुछ नहीं मिला. क्या इसके क्रेडिटर्स ये डिमांड कर सकते हैं कि देखो 5 लाख रुपए अभी भी हमको कम पड़ रहा है, ये तुम अपने घर से ला करके दो इस पैसे को? नहीं. एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और लिमिटेड लायबिलिटी एक कंपनी का सबसे बड़ा मेरिट होता है. ठीक है, तो एक कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है. वो पर्सनली किसी भी लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होते हैं. उनकी अपनी पर्सनल कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, एक कंपनी के शेयर होल्डर्स की अपनी पर्सनल कोई लायबिलिटी नहीं होती है. अब ध्यान से सुनिए, इसमें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. ये सारी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि ठीक है, कंपनी के क्रेडिटर्स को अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो शेयर होल्डर्स से पैसा लाने को नहीं कह सकते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा उनसे डिमांड नहीं कर सकते हैं.
लेकिन अब एक बात समझो, इसमें टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये इस्तेमाल किया जाता है कि द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, प्लीज फोकस, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. इट इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम. इसका मतलब क्या? अगर एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू, जिसे हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन जो अभी मेरा कॉल्ड अप अमाउंट था वो मेरा कॉल्ड अप अमाउंट केवल 6 रुपये था, तो आज भी मेरे शेयर होल्डर्स 4 रुपये के लिए लायबल हैं. 4 रुपया उनसे आज भी मंगाया जा सकता है. अगर कंपनी बंद हो रही है तो हमारे शेयर होल्डर्स इस 4 रुपये को लाने से मना नहीं कर सकते हैं. वो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं अब हम नहीं देंगे पैसा. आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा है तो वो 10 रुपये तक की तो आपकी पूरी लायबिलिटी बनती है. तो यू आर लायबल ओनली टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय यू. मतलब अगर आपने एक शेयर खरीदा है तो अगर 10 रुपये का शेयर है तो आप 10 रुपये तक के लिए लायबल हैं, उससे ज़्यादा के लिए आप लायबल नहीं हैं. तो इन केस अगर इसमें से कोई ऐसा शेयर होल्डर होता जिसने अपने शेयर्स का पूरा पैसा नहीं चुकाया होता तो वो उतने पैसे के लिए लायबल होता, अदरवाइज वो कुछ भी लायबिलिटी होल्ड नहीं करता है. तो द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. अब सुनिए, ये तो हमने आपको बताया कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इट इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. बट ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंपनी के अंदर में हैं. कंपनीज एक नॉर्मल लिमिटेड कंपनी हो सकती है, जैसा कि हम लोग जनरली देखते हैं. अधिकतर कंपनीज 99.99% कंपनीज आर अ लिमिटेड कंपनी, एक नॉर्मल लिमिटेड कंपनी है, ठीक है. एंड दीज कंपनीज आर कॉल्ड एज लिमिटेड बाय शेयर्स. These companies are called as limited by company limited by shares. तो सुनिए, एक कंपनी एक लिमिटेड कंपनी हो सकती है या फिर अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है. सर अनलिमिटेड कंपनी, हाँ, जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड ना हो. ऐसा तो होता नहीं है, तो ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसी कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड हो, दैट इज एन अनलिमिटेड कंपनी. लेकिन ऐसा कुछ इंडिया के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट अलाउड. लेकिन एक लिमिटेड कंपनी दो तरह की हो सकती है. इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, और इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी. It can be limited by shares or it can be limited by guarantee. अब लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में आगे हालांकि हम लोग एक और बार सीखेंगे, बट एक ओवरव्यू आपको देते हैं. लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब आपने शेयर्स परचेज किए हैं तो यू आर लायबल, यू विल बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, you will be liable only to the extent of unpaid share capital, या हम कह सकते हैं you are liable to the extent of nominal value of the share capital. जितनी तक उसकी नॉमिनल वैल्यू है वहां तक, या हम इसको और आसान भाषा में समझने के लिए लिख दिए हैं अनपेड शेयर कैपिटल. जितना आपने शेयर कैपिटल का पैसा भी नहीं चुकाया है आप उतने ही तक के लिए लायबल हैं, उससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं है. लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि जब एक शेयर होल्डर शेयर खरीदता है, या इनफैक्ट जब कंपनी शुरू होती है तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है. जब कंपनी शुरू होती है तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है. उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जब कंपनी स्टार्ट होती है तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में उसको कहते हैं MOA. इसमें एक शेयर होल्डर अपनी गारंटी दे सकता है. गारंटी दे सकता है मतलब वो ये कह सकता है कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप हो रही है मतलब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी वाइंडिंग अप के कगार पे है, कंपनी, हम ये गारंटी देते हैं कि अगर
जब वाइंडिंग अप का टाइम आएगा और कोई इनसफिशिएंसी होगी, मतलब आपके पास, कंपनी के पास पैसा कम पड़ जाएगा चुकाने के लिए, तो जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी और कंपनी के पास में इनसफिशिएंट एसेट्स होंगे फॉर पेइंग इट्स लायबिलिटीज, अपने क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए इसके पास इनफ पैसा नहीं होगा, तो हम गारंटी करते हैं कि हम पैसा देंगे कितना तक, अप टू दी गारंटीड अमाउंट। जितना भी हम गारंटी दे रहे हो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने की हम गारंटी दे रहे हो उतने तक का पैसा हम देंगे। आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर कोई क्यों आगे आकर के ऐसा कहेगा कि हम गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी बंद हो रही होगी और कंपनी में पैसा कम पड़ रहा है तो हम लिमिटेड लायबिलिटी ही ना रख ले। हम क्यों आकर के ऐसे कहेंगे कि हम गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी में पैसा कम पड़ेगा तो हम चुकाएंगे इस पैसे को। क्यों ऐसी चीज़ कोई करेगा, आप बताना चाहेंगे? कोई ऐसा क्यों कहेगा? कोई आ रहा है, इनिशियली वो शेयर परचेज कर रहा है, मेमोरेंडम के अंदर में साइन कर रहा है, और कोई आकर के ये कहे कि हम गारंटी देते हैं कि कंपनी में पैसा कम पड़ा तो हम देंगे। कोई ऐसा क्यों कहे? सोचो ज़रा सा। कमीशन मिलता होगा, सारी चीज़ें कमीशन से नहीं होती हैं हर्ष। और कमीशन मिलेगा भी तो किससे मिलेगा? कंपनी से मिलेगा। कंपनी तो जब वाइंड अप होने वाली होगी तो उसका कमीशन भी कहां जाएगा? सुनो, ये किया जाता है कंपनी की रिस्पेक्ट, कंपनी के रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए। आज के समय में नहीं ये किया जाता है, प्रॉफिट के नज़रिए से भी नहीं, ये किया जाता है कंपनी के रिस्पेक्ट और कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जैसे आज के समय में क्या होता है कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज डूब जाती हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज डूब गई और उसमें बहुत ढेर सारे क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा लगाया था उनको, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें, अनिल अंबानी वाला, तो रिलायंस कम्युनिकेशन डूब गई और उसमें बहुत ढेर सारे क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा लगाया था, किसी को पैसा नहीं मिला। तो सोचो, क्या ये कह दें कि अनिल अंबानी के पास में पैसा नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि उनके पास में पैसा नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। तो होता क्या है कि कंपनी की अलग लायबिलिटी है, तो कंपनी अपना समझे, किसी का पैसा डूब रहा है तो डूब रहा है भाई, हम क्या कर सकते हैं, कंपनी डूब गई, आपका पैसा डूब गया। तो इस वजह से कंपनी में लोग विश्वास न खो दें और कंपनी के ऊपर लोग विश्वास करें, इसलिए कई बार जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं, जो मेमोरेंडम में इनिशियली साइन करते हैं, जो लोग एक तरीके से कंपनी बना रहे होते हैं, वो अपनी गारंटी, वो अपनी पर्सनल गारंटी भी देते हैं कंपनी में कि घबराओ मत, जब कंपनी बंद करने का मौका आया और कंपनी में पैसा इनसफिशिएंट पड़ गया, हम आपको पैसा ला करके देंगे, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो अब अगर कोई क्रेडिटर कंपनी को उधार दे रहा है तो वो देखेगा कि अच्छा, इस कंपनी में तो आपने अपनी पर्सनल गारंटी भी दे के रखी है, तो चलो हमको कंपनी के ऊपर तो ज़्यादा विश्वास नहीं है, हमें आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास है, आपकी अपनी पर्सनल गारंटी है, आपने 5 लाख रुपए तक की पर्सनल गारंटी दे के रखी है, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरा पैसा कभी डूबने को भी हुआ तो 5 लाख रुपए आप तो अपने पास से ला करके देंगे ना, आपने गारंटी दी है। तो इससे हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, हमें कंपनी में और कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो इस तरह की कंपनी को हम लोग कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इनसे ये गारंटी किया हुआ पैसा कभी भी नहीं मंगा लेंगे। हम कह देंगे कि चलो अच्छा, तुमने गारंटी किया था ना, लाओ 5 लाख रुपया। हम इनसे तभी मंगाएंगे ये पैसा जब कंपनी वाइंड अप होने वाली है और कंपनी के पास पैसा इनसफिशिएंट पड़ रहा है। किस चीज़ के लिए? अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए इनके पास पैसा सफिशिएंट नहीं बच रहा है। तो उस केस में जिन लोगों ने गारंटी दी थी वो अपनी गारंटी तक का पैसा, मान लो अगर 2 लाख रुपए कम पड़ रहा है तो 2 लाख रुपए लाना होगा, 3 लाख रुपए कम पड़ रहा है तो 3 लाख रुपए लाना होगा, अपने गारंटी तक का पैसा जितना इन्होंने कहा था उतना तक देना पड़ सकता है। तो इस तरह की कंपनी को हम लोग कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और जिसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता है उस कंपनी को हम लोग कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये 2 तरह की कंपनीज हो गई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कितना तक लिमिटेड है? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, अगर लिमिटेड कंपनी है तो। टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय यू, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो। वापस से,
अनपेड शेयर कैपिटल तक अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, जितना गारंटी दी है उतना तक अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आपकी लायबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि इट इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स या इट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। हर कोई गारंटी दे जरूरी नहीं है। बताओ ये टॉपिक अब क्लियर हुआ क्या? प्लीज आंसर, क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। इन केस ऑफ अ कंपनी, देखो अब क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ सकते हैं। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। Thus, in case of a limited liability company, the debts of the company in totality do not become the debt of the shareholder. कंपनी का डेट हमारा डेट नहीं होता। फिर the liability of the members of the company is limited to the extent of nominal value of shares held by them. ठीक है, तो आप यही वर्ड याद रखेंगे, it is limited to the extent of nominal value of shares held by them. ठीक है, जितना तक नॉमिनल वैल्यू है उतनी तक के लिए लायबल है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। नंबर 3, इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम, एंड दैट टू गारंटी वाला पैसा तभी देना पड़ेगा व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। जब लिक्विडेशन में जाएगा तभी हमको उस गारंटी वाले पैसे को देना पड़ेगा। ठीक है, और हमने आपको इनफैक्ट एक और उसमें क्लैरिफिकेशन लिखाया कि ये भी तभी देना पड़ेगा जब हमारे पास में इनसफिशिएंट असेट्स हैं फॉर पेइंग द लायबिलिटीज। नंबर 4, इफ इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी, जो कि इंडिया में होता नहीं, अनलिमिटेड कंपनी जैसे इंडिया में कुछ होता नहीं, बस क्राइटेरिया है, कैटेगरी है तो लिख दिया गया, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी जैसे इंडिया में कुछ नहीं होता है। अगर अनलिमिटेड है तो फिर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंडिया में तो नहीं होता, इनफैक्ट बाहर भी किसी भी देश में इन जनरल ये नहीं होता। एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। कंपनी, अब वापस से हम लोग आते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन हालांकि ये पॉइंट इसमें नहीं लिखना चाहिए था, ये पॉइंट इसमें नहीं लिखना चाहिए था, आई थिंक ये पॉइंट किसी और का इसमें मिक्स हो गया है, ये ई और एफ नीचे के पॉइंट्स हैं इसमें मिक्स हो गए हैं। चलो इसको नीचे हम डील कर लेंगे, इसको हम नीचे डील कर लेंगे। चलो ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट खत्म हो गया। इसमें हम लोगों ने सीखा कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू टू द ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि इट इज द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम, एंड इन द केस ऑफ गारंटी कंपनी अगर अनलिमिटेड है तो फिर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। बस इतना ही था। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में हमको आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाना है। आपने जो ऊपर सीखा था एक पॉइंट में सेपरेट लीगल एंटिटी, तो क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो इसमें आप ऑलमोस्ट वही सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो कि आपने ऊपर सेपरेट लीगल एंटिटी में लिखे थे। ठीक है, हाँ आपको फिर से एक बार इन शॉर्ट बताते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी में आपने क्या क्या याद किया था या क्या लिखना था, मेन हाइलाइट्स क्या थे उसके, कि आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, आप किसी को अपने नाम पे स्यू कर सकते हैं, कोई आपके नाम पे स्यू कर सकता है, यू कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड इन योर ओन नेम, यू कैन ओन अ प्रॉपर्टी, एंजॉय अ प्रॉपर्टी और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन योर ओन नेम, यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन योर ओन नेम। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अपने नाम पे, आपके ऊपर केस किया जा सकता है या आप किसी के ऊपर केस कर सकते हैं अपने नाम पे, आप एंटर कर सकते हैं इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन योर ओन नेम। हालांकि सिंस आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हैं तो आपके बिहाफ पे साइन कोई और करता है, हु आर यूजुअली द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये मेन हाइलाइट्स आपने ऊपर पढ़े थे, वही सेम चीज़ आपको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में भी लिखनी होगी। बस इसके अंदर में एक दो चीज़ें हम लोग और ऐड कर देते हैं।
क्या? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ. It is legal or judicial as it is created by law. Since it is created by law, therefore it is a legal person. It is a person which is clothed with all the rights of an individual. तो एक जो individual के rights होते हैं वही सेम टू सेम राइट्स एक कंपनी के पास भी होते हैं. बाकी सब चीज़ें वही लिखी हुई है कि ओन कर सकता है प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट खोल सकता है, लोन ले सकता है, इनकर कर सकता है लायबिलिटी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. मेंबर्स भी, ये भी पॉइंट हम लोग ने पहले पढ़ा था कि मेंबर्स भी अगर चाहें, ठीक है, हालांकि उसी कंपनी के मालिक हैं बट वो अपनी कंपनी के साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. वो स्यू कर सकता है और उसके ऊपर में स्यू हो सकता है, मतलब वो केस कर सकता है किसी और के ऊपर और उसके ऊपर में कोई केस कर सकता है. और ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो किसी ह्यूमन एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब अपने डायरेक्टर्स के थ्रू साइन करता है. देयरफॉर हम कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कह सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ऑलमोस्ट सेम एज जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एज सेपरेट लीगल एंटिटी. ये पूरा का पूरा सेम पॉइंट है. सो आई थिंक इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है. ठीक है, सो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं विद द लास्ट पॉइंट, कॉमन सील. नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद द लास्ट पॉइंट, कॉमन सील. सुनिए ध्यान से, कॉमन सील का मतलब क्या होता है इसके ऊपर हम लोग आते हैं. कॉमन सील का मतलब क्या होता है? देखो, होता क्या है कि कंपनी खुद तो साइन करती नहीं है, तो कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करता है? तो कंपनी के बिहाफ पे साइन करते हैं डायरेक्टर्स. अब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिसिटी देने के लिए एक साइन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन सील. इसे कंपनी का सिग्नेचर कहा जाता है. ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के अपने मोहर होते थे, वैसे ही करके यहाँ पर एक सील है जिसे हम लोग कह रहे हैं कॉमन सील या पूरी कंपनी की सील. ठीक है, या पूरी कंपनी का सिग्नेचर. क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉमन सील स्टैंप जैसा ही है? तो कह सकते हैं, बट कॉमन सील और स्टैंप पे बहुत स्लाइड से डिफरेंस होता है. अगर आप कॉमन सील को इमेजिन करना चाहते हैं तो आप एक सिक्का इमेजिन करिए जिसके पीछे में वो एम्बलम इंग्रेव्ड होता है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो जो एम्बलम बना होता है अपना भारत का, वो हल्का सा उभरा हुआ सा होता है, एकदम फ्लैट नहीं रहता है, वो हल्का सा उभरा हुआ सा रहता है. तो उसके ऊपर में एक तरीके से सील लगी हुई है. ठीक है, वो स्टैंपिंग से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है. ठीक है, तो आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, इसके बारे में समझ पा रहे होंगे. जो एक कॉइन के ऊपर में एक एम्बलम अपना इंग्रेव्ड होता है, वो आपको हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देगा. तो स्टैंप तो एक नॉर्मल इंक स्टैंप की तरह होता है, कॉमन सील उससे बस हल्का सा डिफरेंट दिखाई देता है. ठीक है, वो पेपर के ऊपर में थोड़ा और उभर करके आ जाता था, थोड़ा सा इंग्रेव्ड टाइप का दिखाई देता था. लेकिन ये जो एक्टिविटी थी कॉमन सील लगाने वाली, क्या एक कॉमन सील लगा करके कंपनी का पूरा सिग्नेचर हो जाता था? नहीं. कॉमन सील लगाने के बाद भी डायरेक्टर्स के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती थी. सिर्फ कॉमन सील लगाना काफ़ी नहीं होता था, कॉमन सील अकेले सफिशिएंट नहीं होता था. ठीक है, तो कॉमन सील सफिशिएंट था सिग्नेचर के तौर पे? नहीं, कॉमन सील भी लगता था और फिर उसके डायरेक्टर्स साइन भी करते थे, कंपनी के डायरेक्टर्स साइन भी करते थे. तो पहले क्या होता था कि एक कंपनी के लिए कॉमन सील होना ज़रूरी होता था, बट देखा गया कि ये कितनी पुरानी एक्टिविटी है, राजा महाराजाओं के टाइम की एक्टिविटी है कि राजमोहर लगाया जाए और ये सब किया जाए. आजकल तो ज़माना डिजिटल सिग्नेचर का है, तो इस कॉमन सील को हटा दिया गया. तो एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, एक अमेंडमेंट लाया गया. जब हमें किसी एक्ट में अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट्स पास होते हैं. तो एक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया जिसका नाम था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015. इससे अमेंडमेंट मतलब ये नया एक्ट नहीं बन गया. ये मत कहिएगा कि सर कंपनीज एक्ट 2013 की तरह क्या कंपनीज एक्ट 2015 भी है, 17 भी है, 18 भी है? नहीं, ये अमेंडमेंट्स हैं जिसने कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ चेंजेस किए. क्या चेंज किया? इसने कहा कि एक कंपनी के अंदर में एक कंपनी के अंदर में कॉमन सील, एक कंपनी के अंदर में कॉमन सील नेसेसरी या मैंडेटरी नहीं है. आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू हैव अ कॉमन सील. तो पहले कंपनी के डेफिनेशन के अंदर में कॉमन सील लिखा रहता था कि एक कंपनी के पास में कॉमन सील होनी चाहिए, लेकिन नाउ इट हैज़ बीन ओमिटेड.
ओमिटेड का मतलब हटा दिया गया, नाउ इट हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम सेक्शन 9 सो एज टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइजेशन फॉर कंपनीज। तो अब अगर किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना है तो सिर्फ डायरेक्टर साइन कर दें तो चल जाएगा, कंपनी की कॉमन सील लगाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो कॉमन सील क्या होता था? अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बिस्टोड विद अ बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग, देयरफॉर इट वर्क्स थ्रू एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। Common seal is the official signature of a company, which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. The common seal is used by corporation as a symbol of its incorporation. मतलब कॉमन सील ये इंडिकेट करता था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी खुद में है, कंपनी की खुद की अपनी मोहर है, कंपनी का खुद का अपना सिग्नेचर है, बट अब उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया कंपनी को सिग्नेचर लगने के बाद भी डायरेक्टर्स की सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती थी, एक ह्यूमन सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूट तो एक ह्यूमन बीइंग ही कर रहा होगा। इस वजह से कॉमन सील की रिक्वायरमेंट हटा दी गई और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में कहा गया कि कॉमन सील इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी। तो प्रैक्टिकली आज के समय में कोई भी कॉमन सील को फॉलो नहीं करता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो हम बस एक लास्ट आपसे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी इस लॉ से जुड़ी हुई शेयर करेंगे और फिर अपना आज का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब हम आपको कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं पढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जो कि कंपनीज एक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक है, तो वो आपके साथ में शेयर करेंगे, फिर अपना ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। बट एक बार आपको अभी तक ओवरव्यू दिला दें। आज सेशन की शुरुआत में हमने आपको सिलेबस बताया था कि अपना क्या सिलेबस है, जिसमें 4 पेपर हैं, अकाउंट्स है, वी हैव लॉ पेपर एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, वी हैव इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स MCQ है, 2 पेपर सब्जेक्टिव है। फिर हमने आपको बताया कि एक एक्ट क्या होता है, एक लॉ होता है जो कि पार्लियामेंट में बनाया जाता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर में साइन करते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है। अदरवाइज़ एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार होता है जिसको बिल कहते हैं, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, हमने आपको कैसे किसी भी लॉ को रीड किया जाता है ये हमने आपको सिखाया था। तो हमने आपको सिखाया था कि देखो कंपनीज एक्ट के अंदर में इन टोटल कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स। इसको रीड करना हमने आपको सिखाया कि कैसे आप किसी सेक्शन, सब सेक्शन या क्लॉज को कोट करते हैं। तो जैसे ये हमने आपको सिखाया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। फिर हम अपने कंटेंट पर आ गए थे और हमने आपसे कहा था कि देखो कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो कंपनीज एक्ट हर एक कंपनी के ऊपर में एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कोई कंपनी किसी स्पेसिफिक एक्ट में बनी है, यानी अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर में अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल है, बट इट शुड नॉट बी तब तक एप्लीकेबल है जब तक वो इनकंसिस्टेंट ना हो विद इंश्योरेंस एक्ट। मतलब अगर इंश्योरेंस एक्ट में कुछ और लिखा है तो हमको इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करना होगा। बैंकिंग कंपनीज तब तक उसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है जब तक वो इनकंसिस्टेंट ना हो विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है कोई कंपनी तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, कोई अगर अदर लॉ है तो उसका अदर एक्ट। फिर हम इसके फीचर्स के ऊपर आ गए थे जिसमें हमने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी बताया और कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताया जो कि आपको लिखने होते हैं वाइल सेइंग दैट इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने आपको परपेचुअल सक्सेशन के बारे में सिखाया और इससे जुड़ा हुआ एक केस स्टडी भी हमने आपको बताया कि अगर सबके सब शेयर होल्डर, सबके सब डायरेक्टर्स मर गए तो भी कंपनी जिंदा रहेगी। हमने आपको लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में सिखाया जिसमें हमने कहा कि ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि कंपनी का फॉर्म क्या है, वेदर इट इज़ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और इज इट अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इस बात के ऊपर में डिपेंड करेगा। हमने आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है,
इसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल समझाया। एक और बार आगे हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, हालांकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को। फिर हमने आपको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में बताया कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को आप ऑलमोस्ट वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे आपने पीछे सेपरेट लीगल एंटिटी को किया था। और कॉमन सील के बारे में हमने आपको लास्टली बताया कि कॉमन सील क्या होता है और इसका आप यूज़ कैसे करके कर सकते हैं, और अब ये मैंडेटरी नहीं होता है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। बस एक लास्ट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इस क्लास को एंड कर दिया जाएगा। सुनिए, टॉपिक का नाम है कॉरपोरेट वेल। और ये टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कल वापस से कंटिन्यू होगा, एक बार रिवाइज भी होगा, बट हम चाहते थे कि इसको स्टार्ट करें और आपको एटलीस्ट थोड़ी एनालिसिस के लिए छोड़ दें। तो टॉपिक का नाम है कॉरपोरेट वेल। इसके बारे में आपको समझाते हैं। इसमें यह कहा गया कि एक कंपनी और उसका मेंबर दो अलग अलग पर्सन हैं, दोनों को सेम नहीं माना जा सकता है। एक कंपनी और उसके मेंबर दो अलग अलग पर्सन हैं, भले ही वो पूरी तरीके से उस मेंबर की कंपनी हो, बट उनको सेम नहीं माना जा सकता है। कैसे करके? तो ये एक बहुत पुरानी केस स्टडी, देखो केस स्टडीज उनको कहा जाता है जो रियल लाइफ या प्रैक्टिकल सिचुएशंस राइज की होती हैं इन द पास्ट। तो इस केस का नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन, जो कि एक बहुत ही फेमस केस है। इसमें क्या हुआ हम आपको बताते हैं। इनसे मिलिए, ये सैलमन भाई साहब हैं। ये है मिस्टर सैलमन। इनका एक बिजनेस है, इनका एक अपना बिजनेस है। बिजनेस किस चीज का है? बिजनेस शू मैन्युफैक्चरिंग का है। इनके मन में आया, एक दिन इनके मन में आया कि हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। एक दिन ये सोच रहे थे, इनके मन में चल रहा था कुछ। क्या चल रहा था? कि हाउ टू एक्सपैंड, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करके किया जाए। ठीक है, तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इनको लगा कि ये जो बिजनेस है हमारा, ये अभी तो फिलहाल प्रोप्राइटरशिप में है, और इसके अंदर में पैसा भी किसका लगा है? पैसा भी सिर्फ और सिर्फ हमारा ही लगा है। ये जो हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में है, और इसमें पैसा भी किसका लगा है? पैसा भी सिर्फ और सिर्फ हमारा ही लगा है। हम जब तक सिर्फ अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगे, हम इस कंपनी को और हम अपने बिजनेस को और बड़ा नहीं बना सकते। तो इनके मन में क्या आया, इनको सजेशन भी क्या मिला कि हम अपने इस बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप से कन्वर्ट कर देते हैं कंपनी में। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने सोचा कि हम अपने इस सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को बना देते हैं एक कंपनी का बिजनेस, एक कंपनी फॉर्म में। तो इन्होंने सोचा कि चलो अब एक कंपनी बना लेते हैं, लेकिन ये अकेले इस कंपनी को नहीं बना सकते थे। और हम आपको बताएं ये कैसी कंपनी बनाना चाहते थे। ये एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते थे, और एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए बताओ इनको कितने लोगों की जरूरत थी? एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए बताओ इनको कितने लोगों की जरूरत थी? 7। यस, इन्होंने सोचा कि भैया हमको पैसा तो बाहर से भी जुगाड़ करना होगा, तो इनको लगा कि हम एक पब्लिक कंपनी बनाते हैं, और एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए इनको 7 लोगों की ज़रूरत थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा अपनी बीवी और बच्चों से, इन्होंने अपनी बीवी से कहा
और अपने छोटे छोटे बच्चों से कहा, देखो इनके बच्चों की अपनी खुद की फौज थी, पुराने ज़माने के आदमी थे, 5-5 बच्चे थे, तो इनके खुद के ही परिवार में इतने ढेर सारे लोग थे। इन्होंने कहा कि देखो आज तक हमने तुम लोगों को क्या दिया, आओ ऐसा करते हैं कि आज हम तुम्हें इस कंपनी का मालिक बना देते हैं। ठीक है, सारे बीवी बच्चे बहुत खुश थे, सब खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे, सबके चेहरे की मुस्कान देखिएगा, सब बहुत खुश थे कि आज हमको इस कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो क्या कहा सैलोमन ने कि हम अपना बिजनेस इस कंपनी को दे देते हैं, हम अपना बिजनेस इस कंपनी को दे देते हैं, लेकिन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बदले में इस कंपनी से हम क्या लेंगे? बदले में इस कंपनी से हम ले लेंगे शेयर्स। बदले में इस कंपनी से क्या ले लेंगे? बदले में इस कंपनी से हम ले लेंगे शेयर्स। ठीक है, तो हमने इस कंपनी को दिया अपना बिजनेस, सैलोमन ने इस कंपनी को दिया अपना बिजनेस, और इससे बदले में क्या लिया? इससे बदले में लिया इसके शेयर्स। ठीक है, अब इस बात को हम लोग दोबारा से समझते हैं। कंपनी ने सैलोमन को हम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं ले रहे हैं, आई एम टेकिंग आर्बिट्री फिगर्स। कंपनी ने सैलोमन को 19,994 शेयर्स दे दिए, और एक एक शेयर सैलोमन की वाइफ और इसके 5 जो बच्चे थे उनको बांट दिए। तो टोटल कितने शेयर्स हो गए? टोटल हो गए 20,000 शेयर्स। तो टोटल 20,000 शेयर्स हो गए, और ये 20,000 शेयर इसने 1 पाउंड ईच। तो एक तरीके से कंपनी ने सैलोमन को कितने रुपए दे दिए? कंपनी ने सैलोमन को 20,000 पाउंड दे दिया इसके बिजनेस के बदले। सैलोमन ने कंपनी को क्या दिया? सैलोमन ने कंपनी को दिया बिजनेस, और ये बिजनेस इसने इसको दिया इन टोटल 36,000 पाउंड्स में। ये बिजनेस इसने इसको दिया 36,000 पाउंड्स में। ठीक है, आई एम टेकिंग आर्बिट्री फिगर्स। ये बिजनेस सैलोमन ने कंपनी को दिया। सैलोमन ने कहा कंपनी ये लो हमारा बिजनेस, और बदले में तुम अपने ही शेयर्स हमको दे दो। तो सैलोमन को कंपनी के शेयर्स मिले। अब सैलोमन को जो कंपनी के शेयर्स मिले, तो इसने खुद लिए 19,994 और अपनी वाइफ और बच्चों के नाम पे ले लिए 6 शेयर्स। तो टोटल मिलाकर के 7 मेंबर्स कंपनी के अंदर में कंप्लीट हो गए। अभी बताओ इस बिजनेस को सैलोमन को और कितना पैसा देना बाकी था? अभी बताओ इस बिजनेस को सैलोमन को और कितना पैसा देना बाकी था? सैलोमन ने अपना बिजनेस कंपनी को देने के बाद कहा कि अब हमने ये बिजनेस तुमको 36,000 में दिया है, और कंपनी ने 20,000 के शेयर्स दे दिए, तो अब और कितना पैसा देना बाकी था? यस, कंपनी को अभी 16,000 रुपये और देना बाकी था। ठीक, वेरी गुड। तो कंपनी ने कहा सैलोमन से, ध्यान सुनना, कि तुम हमसे 6,000 रुपये कैश ले लो। तुम हमसे 6,000 रुपये कैश ले लो। तो अब कितना पैसा बचा? 10,000। और 10,000 रुपये के लिए, ध्यान सुनना, 10,000 रुपये के लिए तुम हमसे सिक्योर्ड डिबेंचर्स ले लो। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब, देखो सैलोमन, एक तरीके से सोचो, सैलोमन की कंपनी ही सैलोमन से कह रही है, ये कह रही है कि देखो सैलोमन, मेरी कंपनी के जो असेट्स होंगे वो तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं, और एक तरीके से सैलोमन की जो कंपनी है उसका सैलोमन का उधार सैलोमन की कंपनी के ऊपर में है कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। तो सैलोमन की कंपनी ने 6,000 रुपया कैश दे दिया और 10,000 रुपए के सैलोमन को सिक्योर्ड डिबेंचर्स दे दिए। मतलब एक तरीके से सैलोमन की कंपनी के जो एसेट्स हैं वो सैलोमन के पास में ही गिरवी हो गए। ठीक है, तो कंपनी ने सैलोमन को क्या क्या दिया? 20,000 शेयर्स दिए, जिसमें 19,994 सैलोमन को दिया, 6 उसके बीवी और बच्चों को दिया। बाकी 16,000 के लिए कंपनी ने कहा 6,000 रुपये कैश रखो और 10,000 रुपये के डिबेंचर्स रख लो। ठीक है,
तो इस तरीके से कंपनी ने पैसा दिया और अब कंपनी शुरू हो गई। यहां तक की सिचुएशन क्लियर है सबको? यहां तक की सबको कहानी समझ में आई? बताओ कि क्या कहानी चल रही है। अभी इसमें आगे क्या आगे आएगा हम बताएंगे, बट यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये अपनी पूरी कहानी चल रही है। सैलमन ने अपना बिजनेस बढ़ाने का सोचा और फिलहाल सैलमन ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी से अपने बिजनेस के बदले शेयर्स लिए, डिबेंचर्स लिए और कुछ कैश ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी आगे बढ़ी। कंपनी जब आगे बढ़ी तो कंपनी ने कुछ और लोन रेज किया, लेकिन ये जो लोन रेज किया ये अनसिक्योर्ड रेज किया, मतलब इसके बदले कुछ भी गिरवी नहीं रखा। ये जो लोन रेज किया इसके बदले इसने कुछ भी गिरवी नहीं रखा और कंपनी ने लोन रेज किया और आगे जाकर के अब कंपनी को लॉस होने लगा। लॉस होने लगता है तो कंपनी के एसेट्स धीमे धीमे खत्म होने लगते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि अब कंपनी के एसेट्स काफी कम बचे रह गए। बताओ, जब कंपनी के एसेट्स कम बचे रह जाते हैं तो पहले पैसा किसको चुकाया जाता है? क्रेडिटर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को? पैसा पहले किसको चुकाया जाता है? क्रेडिटर्स को या शेयर होल्डर्स को? क्रेडिटर्स को। तो आप समझो इस कंपनी के अब दो क्रेडिटर्स थे। पहला क्रेडिटर था सैलमन, जिसने 10,000 रुपए के सिक्योर्ड डिबेंचर्स लेके रखे हुए थे और बाकी अदर्स जिनका कोई भी XYZ अमाउंट था लेकिन इनके पास में अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, मतलब इनके बदले कुछ भी गिरवी नहीं रखा गया। तो कंपनी के असेट्स बेच करके सबसे पहले हमें किसका पैसा चुकाना चाहिए था? जिसके पास में वो असेट्स गिरवी रखे गए थे, है कि नहीं? तो सैलमन ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है कि अब कंपनी के पास में पैसा नहीं बचा है, तो ये जितने भी एसेट्स बचे हैं इसको बेच करके पैसा सबसे पहले हम लेकर के जाएंगे क्योंकि कंपनी में मेरा भी उधार है। लेकिन अब ये जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, जो अदर क्रेडिटर्स थे, ये हो गए नाराज और अब ये क्या कहने लगे? ये लोग कहने लगे कि क्या कोई मजाक चल रहा है? तुम्हारी ही अपनी कंपनी से तुम ही पैसा ले जाओगे पहले? तो ये लोग जाते हैं कोर्ट के दरवाजे पे और कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि देखिए जज साहब ये क्या हो रहा है, सैलमन हमसे चीटिंग कर रहा है, सैलमन सबसे पहले अपना ही पैसा ले जा रहा है। अरे ये कंपनी में जो लॉस हुआ है, इसका जिम्मेदार सैलमन ही तो है, इसी की वजह से तो लॉस हुआ है, इसी ने बिजनेस अच्छे से नहीं किया, तो सबसे पहले पैसे इसी को क्यों चुकाया जाए? पैसे तो पहले हमको मिलने चाहिए, असली बाहरी आदमी तो हम लोग हैं। तो कोर्ट ने अपना एक हिस्टोरिक डिसीजन लाते हुए कहा, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लाते हुए कहा कि देखो क्रेडिटर्स, ध्यान से सुनो, सैलमन होगा इस कंपनी का मालिक, सैलमन है इसका 99% का शेयर होल्डर, बट कंपनी अलग है, सैलमन अलग है। कंपनी अलग है, सैलमन अलग है। और हमेशा नियम ये कहता है कि पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पैसा मिलेगा, फिर अनसिक्योर्ड वाले को पैसा मिलेगा। तो पहले सैलमन को ही पैसा मिलेगा, फिर अनसिक्योर्ड यानी फिर आपको मिलेगा। तो अगर आपके लिए कुछ पैसा नहीं बच रहा है कंपनी के पास तो आपको पैसा नहीं चुकाया जाएगा। ये लोग चिल्ला रहे थे कि अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, सैलमन ही तो कंपनी है, कंपनी ही सैलमन है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, कंपनी अलग, सैलमन अलग, इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में है एक कॉरपोरेट वेल। तो इसीलिए कहा गया कि देखो कंपनी और उसका ओनर कंपनी और उसका ओनर दो अलग अलग एंटिटीज़ होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। कंपनी और उसके ओनर अलग अलग एंटिटीज़ होते हैं, भले वो कितना भी बड़ा ओनर हो, बट कंपनी और उसके ओनर्स अलग अलग हैं, उनको सेम नहीं माना जा सकता है किसी भी केस में। ठीक है, तो ये केस सैलमन भाई साहब जीत गए और सबसे पहले पैसा उन्हीं को मिला, हालांकि उन्हीं की अपनी कंपनी थी, लेकिन क्योंकि वो एक क्रेडिटर भी थे कंपनी में, तो उनको कंपनी के साथ मिक्स नहीं किया गया, उनको अलग करके देखा गया कि सैलमन एंड कंपनी अलग है और सैलमन अलग है। ठीक है, सो ये केस सैलमन जीत गए
और इसी से ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट वेल। आप देख सकते हैं किस तरीके से सैलमन अपने आप को बचा पाया अपने असेट्स को कंपनी में ट्रांसफ़र करके। बताइए सभी लोग, क्या ये एक ओवरव्यू क्लियर हुआ? हम आपके साथ में एक और बार इसके चीज़ को रिवाइज करेंगे, इसी चीज़ को इन द नेक्स्ट सेशन बिफोर द नेक्स्ट क्लास, और इससे और जुड़े हुए कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि कब ये कॉरपोरेट वेल का मतलब मिसयूज़ भी किया जा सकता है और क्या हो सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन द नेक्स्ट क्लास। बट क्या आपको इसका एक ओवरव्यू मिल पाया और ये क्लियर हो गया? हम आपके साथ में ये पूरी पीपीटी जो हमने एक लिखी है, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है और ये जो हमने यहाँ पे किया है पीपीटी के ऊपर में, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करेंगे। डू रिमाइंड मी इन इवनिंग इन द ग्रुप, आई विल शेयर दिस विथ यू। ठीक है, आई विल शेयर दिस एंटायर थिंग विथ यू। सो दिस वॉज सैलमन वर्सेस सैलमन, जिसमें कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट को समझाया गया। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर में इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट विल इन टोटल कंटिन्यू फॉर अराउंड 5 क्लासेस। हम शुरुआत के कुछ तीन क्लासेस के अंदर में कंपनीज एक्ट को ही डिस्कस करेंगे 3-4 क्लासेस में, ताकि एक फ्लो में अपनी चीज़ें चल सके। ठीक है, सो कल भी अपनी कंपनीज एक्ट का ही डिस्कशन होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू, बाय बाय।